अच्छा गेस्चर है कि हम ऐसी लैंग्वेज में लेक्चर्स को अपलोड करें जो कि सारे लोग समझ सकें, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट कि हमने जो लास्ट टाइम शुरू किया था उसमें कैरेक्टर सेट्स की बात हुई थी। कैरेक्टर सेट्स में आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल कैपिटल लेटर में, डिजिट्स होते हैं, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स ये जो लिखे हुए हैं ना ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा सिंगल स्पेस, टैब, न्यू लाइन एंटर के बटन को कहते हैं। जब आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो एक नई लाइन में कर्सर चला जाता है और आप टाइपिंग नई लाइन में शुरू कर देते हैं। वर्ड्स के बारे में बताया था। टोकन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, टोकन क्या होते हैं? ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड जो हम बनाते हैं ना, इसको कंपाइलर एक टोकन के तौर पर अज्यूम करता है। जैसे हमने मेन लिख दिया, प्रिंट एफ लिख दिया, नेम लिख दिया, ये एक टोकन है ये, ठीक है, या एक वर्ड है ये। वर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करें। मिसाल के तौर पर वर्ड है एक टेबल, तो आप टेबल का वर्ड यूज़ करते हैं एक ऐसी प्लेस, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिससे बैठ के आप या तो खाना खाते हैं या लिखते हैं या आप कोई और काम करते हैं, उसको आप लफ्ज़ टेबल इस्तेमाल। तो टेबल क्या है? टेबल एक आइडेंटिफायर है जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जैसे चेयर एक आइडेंटिफायर है, जैसे मार्कर एक आइडेंटिफायर है। कीवर्ड्स में और आइडेंटिफायर में क्या फ़र्क है? आइडेंटिफायर्स जनरली हम खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, हम आ गए एक आइडेंटिफायर बना लिया, एक फाइल बनाई, एक आइडेंटिफायर बना लिया। कीवर्ड्स मखसूस आइडेंटिफायर हैं जिसके मीनिंग्स कंपाइलर को पता है। जैसे मेन के मीनिंग कंपाइलर को पता है। अब अगर मैं अपनी कोई चीज़ बनाऊंगा उसके लिए मैं मेन का लफ्ज़ यूज़ करूंगा ना, एरर आ जाएगा, क्योंकि मेन का लफ्ज़ कंपाइलर ने अपने किसी मखसूस काम के लिए पहले से ही इंगेज किया हुआ है। प्रिंट एफ का नाम उसने पहले इंगेज किया हुआ है, ठीक है। सी आउट का नाम उसने पहले इंगेज किया हुआ है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करने की मुझे इजाज़त है, लेकिन उन जगहों पर एज ए कमांड इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मुझे अपने आइडेंटिफायर के तौर पर कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। कांस्टेंट्स में और वेरिएबल में फ़र्क सबको पता है। कांस्टेंट्स जो हैं ये आपके एक्स वाई जी, ये कांस्टेंट्स हैं, सॉरी एक्स वाई जी ये वेरिएबल हैं, और ये इसके अंदर जो नंबर रखते हैं 5, 9, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और ये ऑपरेटर है। तीन चीज़ें समझें, वेरिएबल, ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? ऑपरेटर। इसको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ऑपरेटर्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो और इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें भी समझा रहा हूँ, देखें, और मिला के भी समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट, तो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ ऑपरेटर, इन दिस कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट हमारा सेमी कॉलन पे ख़त्म होगा। ये इस कंपाइलर की रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे आप इंग्लिश में हर स्टेटमेंट को फुल स्टॉप पे ख़त्म करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कांस्टेंट, वेरिएबल। अच्छा, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स ये होते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नेम, st नेम इज इक्वल टू असद। तो ये जो असद है ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जो नाम होते हैं और कोट्स के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। और फिर वो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या हैं स्पेशल कैरेक्टर्स? जो हैं वो अभी आपको बताया था, सेमी कोलन, अंडरस्कोर, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इस स्लाइड पर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर स्ट्रिंग को थोड़ा डिटेल दीजिएगा। अच्छा, स्ट्रिंग्स देखें, जो भी नॉन नंबर्स होते हैं, ये जैसे नंबर है, तो दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास। वो डेटा जो नंबर में आ रहा है और वो डेटा जो नंबर में नहीं आ रहा। तो जो नंबर में नहीं आ रहा वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को डबल कोट्स में बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेजर फ़र्क यही है, जिसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना है उसको नंबर रखते हैं, और जिसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना उसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं। जैसे मैं CNIC आप क्या समझते हैं, नंबर है या स्ट्रिंग है? तो अगर मैंने CNIC को यूँ लिख दिया 42101
1791832, तो ये तो नंबर है भी। लेकिन अगर CNIC को मैंने यूं रखा 421017918-3-2, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो नंबर्स प्योर नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी बंद कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में लिखना जरूरी है, ये बस फर्क है इसके अंदर। तो हम स्ट्रिंग्स पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नंबर्स पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं कर सकता हूँ x + y, तो x में 5 है, y में 9 है, तो मैं x + y करूंगा तो ये 14 आंसर आ जाएगा। ये तो ये कहलाएगा अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल है इसमें? अच्छा, ये ओवेस का माइक ऑन है, ओवेस कौन है भाई? ये ओवेस अपना माइक बंद कर लें। जी उसामा, पूछे सवाल। सर कीवर्ड्स क्या होते हैं? जी सर कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कीवर्ड्स बेटा, ये कीवर्ड्स ये हैं जो कि प्रोग्राम के कमांड्स होती है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप एक्शन जिनसे करते हैं, देखिए इंग्लिश में आप जिन्हें वर्ब्स कहते हैं ना, तो वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स एक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ब्स में आपने कर दिया रन, ठीक है, और आपने कर दिया ईट, आपने कर दिया गो, ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इनके मायने इंग्लिश में, इनके एक्शंस पता है सबको कि ये वर्ड होगा तो इसका ये एक्शन होगा, ये वर्ड हो, तो ये कीवर्ड्स हैं। ये मेन ये कीवर्ड, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मैं दिखाता हूँ। एक स्लाइड थी जिसको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पड़े हुए थे सारे के सारे, वो लिस्ट दिखा देता हूँ। अब ये रहे, बस सिर्फ याद रखें इन वर्ड्स को आप कीवर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर के एक्शनेबल वर्ड हैं। गो टू से कहीं चले जाएंगे, इफ से कोई कमांड लगेगी, ठीक है, वाइल से कोई लूप चलेगा, स्ट्रक्ट से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक्शंस हैं ये सारे के सारे। तो ये एक्शन वर्ड्स हैं जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। इनको एज इट इज इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर इनको मैं चेंज करके इस्तेमाल कर लूंगा या अपने किसी काम में इस्तेमाल कर लूंगा तो भी एरर आ जाएगा। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल अभी लिख रहा था ना एक्स, मैं वेरिएबल का नाम ऑटो नहीं लिख सकता, क्यों? कि ऑटो एक कीवर्ड है। सही है, समझ में आ गई बात? अच्छा चलिए, अब हम जा रहे हैं ऑपरेटर्स वगैरह की तरफ। ये मैंने स्लाइड लास्ट वाली थी, तेजी से इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइडेंटिफायर क्या होते हैं जो हम बनाते हैं, अभी मैंने वजाहत कर दी इसकी। और आइडेंटिफायर बनाने के ये रूल्स हैं। आइडेंटिफायर बनाने के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट होना या अंडरस्कोर का होना ज़रूरी है। डिजिट से आप शुरू नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेस आ नहीं सकते, कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने एक फ़ाइल बनाई और फाइल का नाम आपने रख दिया स्टूडेंट डेटा। ये फाइल बनाई, फाइल के अंदर कोई चीज़ें हैं जो रखनी है आपको। अब आपने यहाँ रख दिया स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा को अगर मैं ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट स्पेस डेटा, ये अलाउड नहीं होगा, फाइल नेम अलाउड नहीं होगा सी में। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। अच्छा, ये फाइल नंबर 1 है तो मैं 1 कर दूँ, स्टूडेंट डेटा 2 फाइल नंबर 2, इस तरह से मैं अलाउड है। लेकिन अगर मैं इसमें बीच में स्पेस डाल दूँ या डैश डाल दूँ, ये अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउंस है, क्या अलाउंस नहीं है, ये इसमें समझाया गया आपको। 4 ये अलाउंसेस हैं, इसके अलावा मैं कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। ये कीवर्ड्स की लिस्ट आपको अभी दिखाई थी मैंने। अब कीवर्ड्स को मैं इसमें किसी आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूँ वो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं इनम, ये ENUM इनम, इसको मैं यूज़ करना चाहूँ यहाँ पे कि फ़ाइल का नाम खाली ENUM लिख दूँ, मिला के कुछ रख सकता हूँ ENUM, खाली नाम रखूँगा ना एरर आ जाएगा, क्योंकि इनम इसका रिजर्व वर्ड है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ इनम1, तो उससे चूँकि चेंज हो गया, लिहाजा अब मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल दी थी। ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि यूं इनवैलिड है, ये 1 से शुरू हो रहा है। ये क्यों इनवैलिड है? ये ब्रेक आ रहा है, ब्रेक तो कमांड है, ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। और ऐड से शुरू नहीं हो सकता, और डैश भी नहीं आ सकता। तो इसमें क्या क्या एरर्स हैं, ये एरर समझिए।
देखिए अंडरस्कोर मैंने कहा था आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है, लेटर्स भी आ सकते हैं, ये तीनों चीजें सही हैं, लेकिन ये इसमें एरर क्या है, ये 1 से शुरू हो गया, 1 से शुरू नहीं होना चाहिए। ब्रेक क्यों हुआ? ब्रेक क्योंकि कमांड है, ब्रेक यूज नहीं हो सकता। एट से शुरू नहीं हो सकता। कार सही है, हो सकता है, रूफ भी हो सकता है, लेकिन ये डैश नहीं हो सकता, अंडरस्कोर हो सकता है। डैश में अंडरस्कोर में फर्क समझिए, ये माइनस का साइन है, ये डैश कहलाता है, और ये अंडरस्कोर का साइन थोड़ा लंबा होता है। तो ये अलाउड नहीं है, ये रॉन्ग है, ये अलाउड है। टूल स्पैनर सही है, टूल स्पैनर। अच्छा, केस सेंसिटिव होता है, मैंने बताया था कि ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी, ये दो अलग अलग समझे जाएंगे। फार्मूला 1 ये भी सही है, कैपिटल में लिख दिया है। इंजन 1 ये भी सही है, लेकिन ये 1 इंजन गलत हो गया ये। और समझ में नहीं आती कोई चीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। कीवर्ड्स बता दिए थे आपको, ये कीवर्ड्स होते हैं। और इसके बाद डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। डेटा टाइप्स में हम बताते हैं डेटा किस टाइप का लेना है हमें। डेटा टाइप्स की अभी मिसाल भी दे रहा था। नंबर, कुछ डेटा होता है वो नंबर्स में होता है, कुछ डेटा जो है वो नंबर्स में नहीं होता, उसे स्ट्रिंग कह देते हैं। तो जो डेटा नंबर्स में नहीं होता, स्ट्रिंग में होता है या कैरेक्टर में होता है। CHAR, चार का मतलब है कैरेक्टर, कैरेक्टर का एब्रीविएशन है ये। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं नॉन नंबर में। जैसे ग्रेड ए है तो मैं यूँ लिखूंगा, देखिए ग्रेड ए को CHARGRADE, ग्रेड इज इक्वल टू ए। ये वैलिड कमांड है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है। CHAR क्या है? कैरेक्टर डेटा टाइप। मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, ये आइडेंटिफायर है मेरा, और ये क्या है? ये लिटरल या ये कांस्टेंट है ये। लेकिन ये कांस्टेंट कौन सा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है क्योंकि एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में स्ट्रिंग में फर्क क्या है? कैरेक्टर एक कैरेक्टर होता है और स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ये फर्क है इसमें। तो डेटा टाइप में हम डेटा टाइप्स बता सकते हैं। अब सी में और C++ में जो डेटा टाइप्स हैं वो 3 तरह के हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये मैंने कुछ टॉपिक्स थे जो लास्ट टाइम कवर कर लिए थे, सिर्फ रिव्यू में डाल रहा हूँ क्योंकि गैप आ गया बड़ा, ये सही है। और बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये 3 टाइप्स के डेटा हैं हमारे पास जो हो सकते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स पे अभी बात करेंगे। डिराइव्ड और ये एडवांस चीज़ें हैं, ये बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन ये शुरू के 5-6 लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर रहे होंगे। ये बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं ये भी मैं समझा भी रहा था। इंटीजर, इंटीजर को हम शॉर्ट लिखते हैं इंट। बल्कि मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हो सकता है पहले भी रिकॉर्ड में आया हो, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, इसको मैं रिकॉर्डिंग में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने अनोटेशन आपके लिए डिसेबल कर दी है और आपको अभी अनम्यूट का ऑप्शन थोड़ी देर के लिए मैंने विड्रॉ कर लिया है। और एक बात याद रखिए कि किसी भी वक्त ड्यूरिंग द लेक्चर अगर डिस्कनेक्शन हो जाए तो ये समझिएगा कि डिस्कनेक्शन की वजह क्या है, या तो लाइट चली गई है या इंटरनेट फेलियर हुआ है। तो ये किसी भी लम्हे हो सकता है कि इंटरनेट फेल हो जाए या लाइट चली जाए। तो आप परेशान ना हो, और हम इसको फिर दोबारा जैसे ही अरेंज कर लेंगे फ़ौरन कनेक्ट कर देंगे दोबारा। आप डिस्कनेक्ट भी ना हो, आप कनेक्टेड रहें। मैं मीटिंग जैसे ही दोबारा से ऑन करूँगा तो वो दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी मीटिंग, ठीक है। इसलिए इसमें आप घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट कि जी व्हाट आर द डेटा टाइप्स। In this lecture, we are going to discuss the data types in a programming language. There are the 3 broad categories of the data types: basic data types, derived data types, user-defined data types. Basic data types are those by which we can create the simple variables. So basic data type and derived data types and user-defined data types. So these data types, we will define these data types in detail. Basic data types generally used to represent the integers. Integers can be defined by the simple letters int. Int is what? Integer data type. If you want to define some variable of integer data type, you can use the letter int. The int for the integer data type, and character data type CHAR.
with some variations. Float data type and double data type. Float are, what is the difference between the integer and characters? Integers are the whole numbers, while characters are alphabets. Characters are enclosed in A, B, C, D in the single quotes. So this is character. 7 is an integer, and float is 1.35 is a float, and long float is double. So what is the difference between the float and the double? Float and the double, these two are continuous data types. Continuous means it may contains whole number as well as fractions. A small level fractions can be stored into the float, and a very large numbers can be stored into the double. So there are certain restrictions how long it will be, and what is the minimum and the maximum range of the float, and what is the minimum and the maximum range of the double. I will describe them later on, but right now you can understand that small continuous data can be stored into the float, and a very large data can be, which may be in whole number as well as in fraction, can be stored in double. But characters are the single characters, and integers are the whole numbers that may have a very specified range. Now these are the derived data types. Suppose strings. So strings are what? String is a sequence of characters. So from character we can make strings. So that can be our derived data type. So I am not describing the derived data type here right now in this lecture. And user-defined data type in which I can declare the record of a customer, the record of a bank account holder, and enumerated data type, union data type. These data types will be described later on this in this course. This is the list of basic data types. So you can understand what the data types are. Character. Character contains how much byte the characters contain, 1 byte. Minimum value that character may hold -128, and the maximum value that can hold 127. But the number of bytes used whenever it stores into the memory, it consumes 1 byte, because one character actually represents the one alphabet, like A grade of a student. A grade of a student can be written as A. And characters should be enclosed, character constants should be enclosed within the single quotes. Unsigned character, if you are defining the character as unsigned, so the negative characters will be converted to the positive side. So limits will be double from 0 to 255. Integer has two variations. In the old version, it uses the 2 bytes. In the newer version, it uses the 4 bytes. And it may be from -32,768 up to 32,767. So this is the range for the integer variable. If you want to store some integers, which is 32,768, so this is not enough for that number, because 32,767 is the last limit that can I store into the integer variable. Unsigned integer has a double range. It has 2 bytes or 4 bytes. In the older version, it can consume 2 bytes, and in a newer version, it consumes 4 bytes. And the negative list will be converted towards the positive side. So it can store from 0 to 65,535. If I want to store 66,000 into an unsigned integer variable, then it makes an error, because there is no room to accommodate such a large number into the unsigned. So I have to describe long int in that case. The long int, unsigned int and long int. So very long integer. It consumes a 4 byte, but you can see the limit as maximum as this number and as minimum as this number, we can hold the data from this range into the long integer. So it's totally depend on the user. What is the size of the variable you want to create? If you want to create the small size data, just use int.
If you want to create a long int, then you can accommodate as maximum as this number into the, and as minimum as this number into the long int variable. And unsigned long int can be doubled. This is 2147, this is 429, because the negative range will be converted toward the positive side, so that I have a very large positive number that can I store into the long int variable. Now the three last element in this list belongs to the continuous data. This is for integer, means discrete data. In data science, I use the term discrete data and continuous data. So all these elements are discrete data, discrete data contains whole numbers. So all of these are the whole numbers. And this is continuous data. Continuous data contains whole numbers as well as fraction. Continuous data. So discrete data and continuous data, there are the two types of data. For discrete data, I have the 5 or 6 options to store into the variables. And for continuous data, I have 3 options to store into a variable. Now, constants. So what is the difference between a variable and constant? St name is a variable, and I gave you an example. Amir is a constant. So Amir is a constant, st name is a variable, equal to is an operator, and this complete line is called statement. So you should be familiar and recognize what his statement is. This is called assignment statement. What is the meaning of assignment statement? The constant Amir will be stored in a variable st name. So in memory, a variable st name should be there, and it can store some data, and that data which I put it into this variable is Amir. So Amir is a constant and st name is a variable. Now, types of constants, there may be the integer constant, there may be the fractional constants, and fractional constants are also called floating point constant and string constant. So Amir is a string constant because I told you if a sequence of character I have, we can use the term string for it. Character constant, and I'm giving some examples of each constant here. 7, 9, 532. These are the example of integer constant. Character constant, grade A, blood group O. These are the example of character constant. Character constant should be enclosed within the single quotes, and it comprised on one character. This is also a one character constant. Suppose if I use 7 in the single quotes, so this is not an integer constant. This becomes a character constant. So we can store the digit into the character constant, but the treatment that compiler will do on these two types of constant will be entirely different. I can use arithmetic on the integer constant, but I cannot do arithmetic here in this 7. Now, floating point constants, fractional constants, suppose 153.79. So this is floating point constants. And string constants are what? The character A, M, I used. So string constants are in double quotes, character constants are in single quotes, integer constants are in whole numbers, and floating point constants may be in fractions, or
they may be in whole number. Suppose 53. So when I store 53 in a floating point constant, it will be contains 53.000 because floating point constants have decimal fractions in it. Now, how the variables are declared? So this is the format of declaring statement. So this is called declaration statement. You have to define the data types, variable name, semicolon. Suppose I want to create a constant grade. The grade is a character constant. So I have to write down the char data type, and the name of the variable is grade, grade, and semicolon. So what this statement does, this statement will create a variable name grade into the memory, and the variable type of this grade variable is character. Then later on, I can use the grade variable to assign some data. The next statement I can assign grade is equal to C. So this is one statement. This is called declaration statement. Declaration statement. And this is called assignment statement. So first you have to declare a variable, then you can assign some data into that variable. This is called assignment statement. Assignment statement. But we can do both of them in one line. So there is another option. I can use both of them in one line. I can write down these two as character grade is equal F semicolon. So this is declaration and this is assignment. The assignment and declaration can be done in one line. This is called assignment and declaration statement at a time. So we can use either we can use separate declaration and then separate assignment, or we can do both at a time in one line. Both are valid in this compiler or in this language. The rules of naming variables, I already described them. What are the expressions? This is very important thing. Expression are what? Expressions are the statement or the instructions to compute or perform some operations. Suppose X is a variable, Y is another variable. So X plus Y is what? X plus Y is an expression. So expression is any combination of constant, variable, and functions connected by operators. So what are the expressions? Expression contains number one. It may contains variable. It can contains constants. And it can contains operators like plus minus. It can contains functions like root. So an expression may have one or two or all of these things. The example is 2x plus 3y. So this is one complete expression. 2 is a constant, into is a operator, x is a variable, plus is the operator, 3 is a constant, into is the operator, y is a. As a collection, I can use the term expression for it. So this is one complete expression. This is another expression. The expression are what? And expression are the collection of any or all of these that govern some specific rule. Rules are what? Sterics cannot be written before. This is invalid. Suppose if I am writing 2 into x, I am writing like this. So this is invalid because into should be in between the 2 and x. So this is called valid expression. This is called invalid expression. So valid expression are what? In which we have operands on the left and right, and operator will be in between.
So this is operator, this is operand, left operand, right operand. There is a very long list of different expressions we have here, depending on the type of data. Expression may be logical expression, maybe numeric expression, maybe there is a detailed list here that I am going to describe here. The operators are what? So firstly, I am going to define the operator. Plus is the operator here. Plus, minus, multiply, divide, these are operators. So extensive list of operators there are in this language. The first one is the operator, arithmetic operator. Arithmetic operators are what? Arithmetic operator like very simple, plus, minus, multiply, divide. These are arithmetic operators. Then next one is unary operator. Unary operator, arithmetic operators are binary. Binary means what? If I am using plus, so this will be like x plus y. So plus will be in between. That is why we call it as a binary operator. And 2 into x is a binary operator because into needs two operand. One is on the left, other is on the right. Unary operator are those which needs one operand. Like suppose I want to define minus 5. So minus 5 is what? There is no other symbol I have here. Minus 5 is called unary operator. Minus x is called unary operator because we have only the one operator and one operand. So unary means one, or binary means the two. It needs two operands. It needs one operand. Now the relational operator like greater than, less than, not equal to, and equal to. So these are the relational operator. Greater than, less than, not equal to, double equal to, less than or equal to, greater than or equal to. These operators are called relational operators. Next one is the logical operators. Logical operators are not or. So not or. These are logical operators. Assignment operators are equal to, plus equal to, minus equal to. These are called assignment operators. I will define each and every operator in detail in this lecture, but initially I am going to complete the list here. Conditional operator is question mark. This is called conditional operator, and some bitwise operators and special operators will define later on this presentation. So this is the complete list of operators in this language. Now, one by one, I will describe these operators. Arithmetic operators: plus, minus, multiply, divide, percent. So these are the 5 arithmetic operators, and all of you have to understand what these operators can do for us. A plus B. So A plus B plus is an arithmetic operator. If the value of A is 4 and the value of B is 2, then the answer will be 6. So you have not to write is equal to sign here. The answer is written here. Minus B, A minus B is 2. Into A into B is 8. A slash B is 4 divided by 2 is 2. And modulus operator will do what? Modulus operator will give you the remainder operator. I can call it as a remainder operator. It will provide as a remainder. Remainder is what? Whenever I will divide 4 by 2, so it will completely divisible by 2. The remainder is what? Remainder is 0. If I divide 3 by 2, so 2 ones are 2. So remainder is what? Remainder is 1. Remainder is 1. So remainder is what? Remainder is basically the elements which remains after the division when we have remaining one element before decimal place. So do not place the decimal point into the division, but just count what is the remainder of that. So that can be done by using the percent operator. So this is not calculating the percentage. Someone of you will
will assume that this will calculate the percentage, this will not calculate the percentage. This will give you the remainder. Suppose if I am interested, one more example I am going to give here for remainder operator. Suppose I want to divide 5 by 3. So 5 by 3 will be written in this language as 5% 3. So 5 by 3, 5% 3. 5% 3 means what? 5 will be divided by 3. 3 ones are 3. Remainder is what? Remainder is 2. The answer of this command will be what? Answer of this command will be 2, because the remainder is, when we divide 5 by 3, the remainder will be 2. Now the next is the unary operator. Unary operator in this language is R4. Plus, minus, plus, plus, minus, minus. Plus, plus and minus, minus are basically incremental operator. When we write down the plus, plus count, so the value of the variable count will be increased by 1 automatically. Okay, plus plus 1 increased by 1, or minus minus 1 decreased by 1. So if the value of x is 5, suppose I declare a variable x like it, int x is equal 3. So what is the value of 3? What is the value of x? The value of x is 3. If I am writing plus plus x, so what will be the value after this line? The value of x will becomes 4, because plus plus x will increase one value of variable x. The value of x will be increased by 1. So initially the value of x was 3, because I created a variable in line number 1. The name of the variable is x, and I assign the value 3 to this variable x. The value of x is 3 at this statement. After completing the second statement, the value of x will be increased by 1, because plus plus x will increase the value of x. So if I check the value of the variable x right now, the value of x right now will be 4, because after the second line, value of x will be increased by 1. Similarly, if I am using this plus plus several times, so every time one more value will be added into the variable. So these two operators, suppose in the same way I can use minus minus x. Minus minus x will do what? Decrease one value of x. So increase one value of x is called increment operator, and decrease one value of x is decrease operator, and writing a statement of what? Plus plus variable, minus minus variable. So this is the style of writing this. And this is the list of relational operator. Less than, equal to, greater than or equal to, is equal to. Double equal to is what? Is equal to, and not equal to. So these are very fundamental elements, and if I am writing these statements like A is less than B, the answer is yes. Yes, if A is 10 and B is 20, A is less than B, yes, the A is less than B. A is less than or equal to B, yes, the A is less than or equal to B, because it is less than, not equal to. A is greater than B, no, it is not greater than B, false. A is greater than or equal to B, A is greater than or equal to B, the answer is no, because A is not greater than B and A is not equal to B. The correct answer is 0 here. The answer is not 1, the answer will be 0 here. So 0 indicates the condition is false, 1 indicates the condition is true. A is equal to B. So these are basically used in conditions. Whether Ajmal is got the same marks as Basit. So we have to write down Ajmal marks is equal to the Basit marks. This is the equal to sign. So in not equal to, the age of Ahmad is not equal to the age of Amir. So if they are unequal, the condition will be true. If they are equal, the condition will be 1. So these operators are called relational operators. Then we have a list of logical operators. Logical operators can be written as double and, double ampersand sign, double pipe sign, and not equal to.
these logical operators will be used to connect the two complete conditions. Suppose I am giving you one example. X is greater than Y. This is one complete relational expression. And I want to connect this statement by and Z is equal to P. So it's totally depend on the values of these variables. Suppose I have 4 variable X, Y, Z, and P. These are the 4 variables. And the values of X are, suppose it is 5, it is 3, it is 9, it is 2. So what is the answer of the first condition? The answer of first condition is 5 is greater than Y. The 5 is, X is 5 and Y is 3. So yes, 5 is greater than Y, it is true. I am writing T for true. And now the second condition is to be checked. Z is equal to P. The value of Z is 9. The value of P is 2. So this is not equal to P. So this is false. If one condition is true and other condition is false, and says what? And says the both should be true. So therefore the overall condition will be false, because true and false becomes false. So and condition will do what? True and true is equal true. Only one condition is true. Otherwise all are false. True and false is false. False and true are false. And false and false are false. So and will do a different thing. And will do if both are true, then overall is true. Otherwise overall is false. In a very simple condition, if I am saying that today is Wednesday, this is one complete condition. Balki I am writing in a question mark. Is today Wednesday? This is conditional statement. And another thing I am putting here is, and is today hot? So I have two conditions here. First condition is today Wednesday? Yes, today is Wednesday. Is today hot? Yes, today is hot. So and do will what? And do will what? Yes, if both of the conditions are true, then we can say that the overall condition is true. So this is called logical operator. The logical operators are very important to combine two or more conditions. So I have the two options here. Double ampersand sign will do and, double pipe sign will do or. If I put an or here, is today Wednesday, and instead of using and, I am using or. This is or. Is today hot? So that condition will becomes false, because today is Wednesday, yes, or today is hard, yes, the overall will be hard. Overall will be true. So I have a truth table of both of these. This is the truth table of and now I am writing the truth table of or. What is the truth table of or? Truth table of or is, if any of the condition is true, then the or is true. This is the truth table of or. True or true is true. True or false is true. False or true is true.
and false or false is false. So this is true, not false. This is true. The true or true is true. If any of the condition is true, then the overall will becomes true. If any of the condition is false, then overall is false. So that is the difference between the in three situation it will be false, and in one situation it will be true. In three situation it will be true, and in one situation it will be false. So that this is called truth table. Truth table is what? Truth table will give us a complete picture of what about truth table. This is the truth table of and, this is the truth table of or. Now these are the logical operators. Assignment operators are a very extensive list of assignment operator: plus equal to, minus equal to, multiply equal to, divide equal to, percent equal to, double greater than equal to, double less than equal to, and equal to, not, or equal to, power equal to, and all has this meanings here. If I'm writing it as plus A plus equal B, the writing style, these are binary operators. A plus equal to B means A is equal to A plus B. This is the output. A minus equal to B, A is equal to A minus B. What is A into equal B is equal to A into A is equal to A into B, and so on. In the same way, these assignments operator work. So I will describe these assignments operator later on when I will describe one complete example of a program. Now going to the conditional operator. Conditional operator is one only. It is question mark colon. How it will be write down? It will be write down as, you have to write down the condition first. To write down the condition, any condition. Then you have to place a question mark with the colon sign. Then you have what to do when the condition is true, and what to do if the condition false. Condition false. Then there is a semicolon over there. I put a wrong symbol here. This is not condition question mark true colon false. If the condition is true, then this action will be taken. If the condition is true, this action will be taken. If condition is false, this action will be taken. I am writing one complete statement here. Condition is what? Is today hot? This is condition. Is today hot? So what action to be do whenever it is hot? Turn on AC. This action will be performed. Colon, if it is not hot, then turn on heater. And then in last you have a semicolon. So this is condition. You have to decide, is today hot or not. If it is hot, then this action will be taken. What this action is, your air conditioner will be turned on. If this action will be taken, this will be rejected. This will be rejected if it is hot. If it is not hot, suppose the temperature today is 10 degree or 5 degree. So it is not hot. So this is not the action which is taken by the language. That is the action to be taken by the language. So any of these two action will be taken on the depending on the condition. Condition is true, then this action will be taken. If condition is false, then this action will be taken. So this is called conditional operator.
Now last is the bitwise operator, but I will describe the bitwise operator later on because it has a high complexity, and the truth table you can see here on the left side. So I am going to left this slide because bitwise operator will be defined after 2 or 3 lectures, and similarly I will describe this spatial operator later on. Now the next element is the precedence of operators. So I will record this precedence of operator in a separate window, separate recording. So I'm going to stop the recording here. जी, मैं पहले अनम्यूट कर दूं आपको, फिर आप इसमें क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा. Now you can unmute yourself and take questions. सर ये यूनरी ऑपरेटर एक दफा समझाइएगा. अच्छा, मैं समझाता हूँ. अगर आपको देखें लिखना है 5 + 3, ठीक है, यहीं पे समझाए दे रहा हूँ. 5 + 3, 5 + 3 यूनरी नहीं है, बाइनरी है. क्यों बाइनरी है? क्योंकि इसकी 2 साइड, प्लस भी हो रहा है. एक तो ये है 5 और एक 3 है, इसलिए इसे बाइनरी कहते हैं. लेकिन अगर मुझे ये करना होता -5 + 3, तो ये जो -5 है ना, ये यूनरी हो गया. अब ये करेगा क्या कि 3 में ऐड करेगा -5. तो इससे पहले तो मैंने कुछ नहीं लिखना ना, ये -5 बेसिकली ये यूनरी है. तो यूनरी ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जिसको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, जैसे ये माइनस को नजर आ रही है इस वक्त. या मैंने कह दिया -x, तो x की वैल्यू निगेट हो जाएगी, ये यूनरी है सिर्फ और सिर्फ. -x क्या है? x की जो भी वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 5 है तो ये -5 आउटपुट में आ जाएगा. अगर x की वैल्यू -5 है तो +5 आउटपुट में आ जाएगा. तो ये यूनरी है. और कोई सवाल? तो ये याद रखें, यूनरी और बाइनरी. ये बाइनरी है 2 ऑपरेंड्स वाले, और यूनरी वो है जो 1 ऑपरेंड वाले. जी मोइज. अब सर असाइनमेंट ऑपरेटर बता दीजिएगा. असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर को बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ. ये है ग्लास, ठीक है. अच्छा, ये है आपका टैप. तो टैप से पानी आ रहा है. ये जो पानी आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, और ये जो गिलास है ये कंटेनर है, और ये टैप क्या है? ये असाइनमेंट है. मैं जैसे इसको खोलूंगा पानी इसमें से गिरना शुरू होगा, इसमें असाइन हो जाएगा. तो ये असाइनमेंट देख रहे हैं आप क्या हो रहा है. बिल्कुल सेम चीज देखें, इस चीज को, इस पिक्चर को समझें. जब मैं ये प्रोग्रामिंग में करूंगा ना, यूं करूंगा, x = 7. तो 7 क्या है? समझे पानी है. x क्या है? समझे ग्लास है. ये कंटेनर है ना, कंटेन करेगा. तो 7 असाइन हो जाएगा x को. तो यानी x का ये कंटेनर खाली था, इस कंटेनर में ये 7 को स्टोर कर देगा. दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट. अब असाइनमेंट का ये सिंपल वर्जन है, लेकिन असाइनमेंट के यूनरी वर्जन भी है. प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल. तो ये भी असाइनमेंट के डिफरेंट वर्जन हैं, लेकिन सिंपल असाइनमेंट ये है. अगर मैंने कह दिया प्लस इक्वल, तो अब मैं लिखूंगा कैसे से, प्लस इक्वल x. नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा. इसको लिखूंगा मैं x प्लस इक्वल 2, यूं लिखूंगा इसे. ये क्या करेगा? ये इसमें और इसमें क्या फर्क है देखें. अगर मैं कह रहा हूँ x = 2, तो ये तो x में से 7 मिट जाएगा और अब 2 चला जाएगा इसमें. तो ये तो सिंपल असाइनमेंट है. लेकिन ये जो x प्लस इक्वल टू 2 है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये करेगा, ये x की पुरानी जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 और मजीद ऐड कर देगा. तो वो अब कितना हो जाएगा? वो अब 9 हो जाएगा. और x के अंदर अब मैं इसके बाद देखूंगा तो 9 आएगा. अगर इसके बाद देखूंगा तो x में 2 आएगा, और इसके बाद देखूंगा तो x में 9 आएगा. तो अगर मैं 3 लाइनें लिख रहा हूं, देखें, एक पहली लाइन, ये सेकंड लाइन,
और ये थर्ड लाइन। अगर मैंने ये कर दिया x = 7 तो यहाँ तो 7 चला गया, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे मैंने कह दिया इसमें पानी चला गया ये, लेकिन इसी पानी में गिलास खाली किए बगैर अगर मैं शुगर भी ऐड कर दूं तो पानी भी रहेगा और शुगर भी रहेगी, दोनों मिलके एक चीज बना देगा। ऐसे ये भी हो रहा है, तो पुरानी वैल्यू भी रहेगी और पुरानी वैल्यू में ये 2 को और ऐड करके उसको बढ़ा लेगा, 9 कर देगा। ये है। इसको अगर मैं डिटेल में लिखना चाहूं तो यूं लिखूंगा x = x + 2। इसके ये तो इसका शॉर्ट वर्जन है, इसका लॉन्ग वर्जन ये है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये कर क्या रहा है आप देखें, समझें इसको। ये x की कीमत में 2 ऐड कर रहा है, तो x की कीमत 7 थी, 7 में 2 ऐड हुआ, 9 हो गया। 9 को फिर दोबारा असाइन कर रहा है x में ही, तो x में 9 चला गया फिर। तो ये फर्क है असाइनमेंट में। जी और कोई सवाल? जी एमन ज़हरा। एमन, कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द integer variable and the float variable? फ्लोट में डबल होते हैं नंबर्स और इंटीजर में? और इंटीजर में सिंगल सिंगल होते हैं। लाइक नहीं। फ्लोट में होते हैं 1.35 डेसिमल करके। हाँ, ये यह सही कह रही हैं आप। सिंगल और डबल यूं ना यूज करें, इसको यूं यूज करें आप कि इंटीजर में होल नंबर्स हो सकते हैं और फ्लोट में फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है? ओके। इंटीजर में मैं कहूँगा तो 579 ये इंटीजर है, और अगर मैं 13.2 कहूँगा तो ये फ्लोट है। और सही डबल है। और फ्लोट एक ही चीजें हैं, लेकिन बस वो छोटे लेवल पे है तो वो फ्लोट है, और बड़े लेवल पे है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9.8732 ये बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये फ्लोट है, तो ये डबल है। ठीक है ओके सर। और भाई इरफान और रसूल। जी इरफान, क्या मतलब है कि अनम्यूट नहीं कर रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो? जी सर। हाँ बस समझ में आ रहा है तुम्हें? जी सर। जी सर। अच्छा तुम कहाँ पे अटेंड कहाँ से कर रहे हो, कराची में हो या अभी कराची से बाहर हो? सर मैं क्लास में ही हूँ सर। कराची में ही हो। अच्छा इरफान ये बताओ कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में, जी सर। कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। कैरेक्टर में string में क्या फर्क है? अच्छा कोई और आंसर दे। आयशा अशु। जी आयशा। आयशा अभी सो रही है शायद, उठी नहीं है। आयशा उठ जाइए बेटा। हफ्सा। जी मोहम्मद अली आप बता दें। कैरेक्टर सिंपल होता है और स्ट्रिंग डबल कोट्स में होता है। कैरेक्टर जो है वो एक अल्फाबेट या एक डिजिट होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, ये जो 5 है ये कैरेक्टर है, और अगर मैं इसको यूं लिखूंगा 579 तो ये स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होता है, स्ट्रिंग डबल कोट में होता है। और यहाँ मैं अल्फाबेट भी लिख सकता हूँ, डिजिट्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी मैं अल्फाबेट और डिजिट लिख सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग बड़े इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। अगर मैं आपका एड्रेस लिख रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग है, A74 नॉर्थ नाजिमाबाद, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। सही है। अच्छा अभी और कोई सवाल है या ये सवाल जवाब खत्म करूं? जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा एक सवाल और मैं करके फिर सवाल जवाब का सेशन खत्म कर रहा हूँ। महर जावेद जवाद। जी महर। सर मेरे पास स्लाइड नहीं थी, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। अच्छा ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर। ठीक है। जी ठीक अच्छा है सर। कांचन एक स्टूडेंट है हमारी क्लास में। जी कांचन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जीशान महमूद। जी जीशान। बेटा इस तरह खामोश बैठने से मसले हल नहीं होंगे,
ये आपको इसमें पार्ट प्ले करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि मैं बहुत देर तक तो आपको म्यूट कर दिया था, आप बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप सर ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जरा दोबारा समझाएं काइंडली। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अभी हम पहुंचे ही नहीं है बेटा, ये तो मैं अलग रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। प्रेसिडेंस पे तो अभी मैं शुरू करूंगा ना, प्रेसिडेंस तो अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी तो मैं यहाँ तक कंप्लीट किया है ये, और इसमें से भी स्लाइड छोड़नी है, अभी बिट वाइज नहीं समझाए हैं, ये बाद में समझाऊंगा, स्पेशल नहीं समझाए ये भी बाद में। ओके सर। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट का अभी ब्रेक ले लेते हैं एक, क्योंकि सेशन लंबा हो गया है अभी, और 10 मिनट के बाद फिर हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। वजह बताइए। क्योंकि सर मल्टीप्लिकेशन 19 ऑपरेटर है वो पहले होता है। बस अब प्रेसिडेंस समझ में आ गई, इसका मतलब है इसकी प्रेसिडेंस हाई है, कि प्रेसिडेंस इसके कंपैरेटिवली लो है, ठीक है। अगर दो काम आपको कोई दिए जा रहे हैं करने को, तो कौन सा काम पहले करना जरूरी है और कौन सा बाद में करना जरूरी है। तो जो पहले करना जरूरी है उसकी हाई प्रेसिडेंस है, और जो बाद में करना चाहिए हमें उसकी लो प्रेसिडेंस है। समझ में आ गया प्रेसिडेंस? तो प्रेसिडेंस लेकिन हम शुरू वहां करेंगे जहां एक से ज्यादा काम हमें करने हों। एक काम करना है तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है, जैसे 5+7 खाली लिखा हुआ है, तो प्रेसिडेंस तो जब आएगी ना जब दो ऑपरेटर्स में एक साथ यूज करूंगा। तो ये है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। समझ में आ गया प्रेसिडेंस? प्रेसिडेंस कहते हैं प्रायोरिटी को या हिरार्ची को, क्या आपकी हिरार्की क्या है, इसकी ऑपरेटर्स की हिरार्की क्या है ये, ठीक है। इसको आप प्रेसिडेंस की टर्म यूज करते हैं। मैं अभी एक और काम समझा रहा हूँ आपको, और वो एक नॉर्मल, इसमें देखें जो अभी मैंने लिखा था जो मैंने लिखा था अभी, क्या लिखा था, 5+7 × 2। तो मैंने तो लिखा था प्लस पहले करो, मल्टीप्लाई बाद में करो, लेकिन इसने खुद फैसला कर लिया। क्या फैसला किया इसने कहा मल्टीप्लाई पहले करो, जब मल्टीप्लाई का आंसर आ जाए तो उसमें 5 ऐड करो। अब मैं दो काम आपकी रियल लाइफ से लिख रहा हूँ, और दो काम मैं लिख कैसे रहा हूँ। पहला काम मैं लिख रहा हूँ नमाज पढ़ो, दूसरा काम मैं लिख रहा हूँ वजू करो। हैं दो काम ये। अच्छा, अब इसमें लेकिन तुम क्या करोगे? अगर मैंने तुम्हें ये दो काम दे दिए तो तुम्हें खुद फैसला कर लोगे, क्या बताओ? पहले वजू करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे, यही है ना ये। तो प्रेसिडेंस क्या है यहाँ पे? प्रेसिडेंस ये है, वजू करने की प्रेसिडेंस हाई है, वो पहले करोगे, फिर उसके बाद नमाज की प्रेसिडेंस है। ये तरतीब है इसकी। अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया, जैसे मैंने लिखा है, मैंने तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने उल्टा लिखा हुआ है। मैंने लिखा 5+7, तो मैं तो कह रहा था ऐड पहले करो मल्टीप्लाई बाद में करना, लेकिन ये खुद ब खुद पहले डिमास रूल को फॉलो कर रहा था। डिमास रूल इसके अंदर पहले से बिल्ट इन है, ठीक है। डिमास रूल कंपाइलर में बिल्ट इन है, कंप्यूटर में बिल्ट इन नहीं है। हम ये समझते हैं कंप्यूटर खुद फैसला कर लेता है, कंप्यूटर खुद फैसला नहीं करता है। ये हमने कंपाइलर बना के जो इसको दिया हुआ है ना, उसमें हमने डिमास रूल फिट किया हुआ है, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, खुद ब खुद कोई काम भी नहीं करता। सही, यहाँ तक क्लियर हो गया प्रेसिडेंस? तो प्रेसिडेंस कहते हैं प्रायोरिटी को। तो द हायर एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस और द प्रायोरिटी, इट विल बी सॉल्व फर्स्ट। जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी वो पहले सॉल्व होगा, जिसकी प्रेसिडेंस उससे कम होगी वो उसके बाद सॉल्व होगा, और जिसकी प्रेसिडेंस उससे कम होगी वो उसके भी बाद सॉल्व होगा। जैसे मैंने तीसरा काम भी लिख दिया यहाँ पे, और वो ये लिख दिया तस्बीह पढ़ो। अब मैं 3 काम लिख दिए, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, वजू करो। तो तुम पहले काम खुद फैसला कर लोगे कि पहले ये करना है तुमने, फिर तुमने ये करना है, फिर तुमने ये करना है। तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे पहले, इसकी प्रेसिडेंस उसके बाद, और इसकी प्रेसिडेंस सबसे बाद। क्लियर हो गया प्रेसिडेंस? आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, अब प्रेसिडेंस बहुत सारी जगहों पे आती है। प्रेसिडेंस को मैं पहले रिकॉर्डिंग में ले आऊं, फिर उसके बाद मैं अगली स्लाइड पर जाऊंगा।
ये थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड्स आ रही हैं, मैं 1 सेकंड के लिए पॉज यूं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड के साउंड्स पास हो जाएं, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा. Now we are going to consider the precedence of operators. There are the several operators like arithmetic operators, assignment operators, and relational operators, conditional operators, and logical operators. So we have a priority list out of the several operators. Which operators will be solved first and which will solve later on. Suppose I have a very simple statement. That simple statement is x is equal to 5 plus 7. Now in this statement I have two operators. One operator is plus and the another operator is equal to. So which will be solved first, either plus or equal to. So according to the precedence, the plus will be solved first and then the value will be assigned. The then value of 5 plus 7 will be assigned to the x. The precedence of plus is high and the precedence of assignment is later. Otherwise, what will be the result? Otherwise, this will becomes an error. If equal to sign will be solved first and plus will be solved later on, so there is an error. 5 will be assigned to the x, then plus 7 will becomes an error. So the precedence of plus is high, then these two numbers will be added, and then the answer of these two will be stored in the variable x. So there is an example of two operators. Now, if we have one more operator that I described previously in an example, and that example was what? This was the example, and that is the example of conditional operator. So in conditional operator, you can see I have three elements of this conditional operator. One element is before the question mark. Before the question mark, what should I have? It has a condition. And after the question mark, I have two elements. The first element is element number 1, element number 2. Element number 2. Out of these three elements, the precedence of condition is high. The condition will be solved first. If the condition is true, then the action number 1 will be taken and action number 2 will be discarded and will not be considered. And if the condition is false, then condition number 2 will, then expression number 2 will be acted and the action 1 will be discarded. So we have a precedence of three elements here. The first precedence is this. Depending on this, we have to decide whether action number 1 or action number 2 is to be considered. So operator precedence is one of the very important thing, and all of you should have to understand what is the precedence of which operator. Suppose I have an example here, A into B divided by C. So this is called associativity. Precedence and associativity are the two things. Associativity means in which order these operators will be solved, in which sequence. That is the associativity. So associativity will be the left to right. So if two operators have same precedence, then you have to solve them from left to right. This is called associativity. So into and divide, these two have same precedence, because according to the DMAS rule, what the DMAS says division and multiplication has same precedence,
addition and subtraction has less precedence. So in D mass, D and M has the same precedence. So which will be solved first, whether division or multiplication? So it's associativity. If I am writing A into B, then C by the slash sign, then multiplication will be done first, then answer will be divided by C. But if I am writing A divided by C, then multiply by B or C, so the division will be taken first and then the multiplication will be taken. So division and the associativity will act if two or more operators has same precedence, then the rule of associativity will be used. So associativity will tell us you have to resolve the operators from left to right rule. Now, this is a very important element table, and this table contains the precedence and the associativity of the different kinds of operator in C++. So the brackets have a very high precedence, highest precedence. So at the top level we have bracket and this operator plus plus postfix minus minus postfix. So these operator has the highest precedence and the precedence will be left to right. So all over there the precedence is left to right except only the two things. One is this, right to left. And here we have right to left. Otherwise, all over there we have left to right associativity. Now, plus, minus, double minus, not, and, star, tilde. This is used for power, not for, this is used for not, size of and type. So these are the different operators and all of these are the unary operators. We have to write down with the single operands, but the associativity is left, right to left. Right to left means what? The elements on the right will be solved first, then the element on the left. If we have a static slash %, these three are the same precedence. These three has the same precedence. These are the multiplicative operators. Their associativity is left to right. If percentage, this is not the percentage, this is the modulus or the integer division. Integer division will be taken first and plus minus will be done later. Similarly, you have the precedence. Whenever I am moving from top to bottom in this table, so row number 1, the operator in the row number 1 will be solved first, then the operator in the row number 2 will be solved first. So we have the precedence from top to bottom here. And in some operators, we have a associativity of left to right, but except only the three elements, I have associativity of right to left. Now, this is the complete program structure. I resolved and discussed this structure last time in this presentation. Today I am going to explain it again. In line number 1, we have a comment line. By double slash, a comment line is started. And this is a single line comment. Then hash include is what? This is called preprocessor directive. So this is program will start from here. The actual program is this. This is the actual program, and this actual program will be will have some of the statement which are written before that. These statements are called preprocessor directives, and preprocessor directives are defined by a symbol hash. The line number 1 is a comment line. So I'm going to describe them one by one in a very clear way. This is called comment.
The second line is what? Second line is called preprocessor directive. What this does, this associate input stream and output stream. IO stand for the input output stream with this program. If I am not using this line, I cannot use cout, because cout is related to the input output stream. So that is why input output stream must be included before using the cout into your program. So you can eliminate the two lines from this program. If you eliminate the cout, then you can eliminate the IO stream. But generally IO stream is necessary because most of the program contains the cout and cin statement. So you should have to incorporate and include preprocessor directive in them. Now the next line is the using namespace STD. STD stands for the standard input output. Standard input output are what? Standard output is screen and standard input is keyboard. Now this line is called namespace. So which namespace is needed? So if you want to show the output onto the printer, so you can use a PRN instead of STD. The next line is the beginning of my program. Your program should be begin in this way. Integer is a returning data type. Main is the reserved word, and this is the main function. And we have a close bracket, empty brackets here. And then it will be followed by a complete block. This is called program block. This is a starting block. This is the ending block. Now, a block must be started by the left brace and it should be closed by a ending brace. So ending brace is important, end of block. And this is the output statement, cout. By this command, entire output will be shown. Hello there will be shown on the screen. There is only one line. If I execute this program, then only one line will be executed. And that line will do what? This line will generate the output onto the screen and the program will vanish and return 0. Because I use integer here, then 0 will be returned. So this is the sending operand to the operating system. This is called a string. I explained the string right now. Here a string is started and the string ended here. And this is the final program, and that's all for this presentation. Thank you very much. जी, अब आप पूछ सकते हैं कि ये जो भी प्रेजेंटेशन है इसमें जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो पूछ लें, फिर मैं इसकी एग्जीक्यूशन अगली क्लास पे लेके जाऊंगा. अब अगली क्लास में अब हमने इतना मैटर कवर कर लिया है कि हम एक कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकेंगे. तो नेक्स्ट क्लास का जो एजेंडा है वो मैं भी बता देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह कंपाइलर को डिस्क्राइब करूँगा, कंपाइलर कौन सा यूज़ होगा, फिर इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, फिर और प्रोग्राम बनाना हम अब इंशाल्लाह अगली क्लास से शुरू कर देंगे क्योंकि ये फंडामेंटल सारे कवर हो गए इसमें. ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स क्या कवर हुए हैं मैं थोड़ा सा समरी इस पूरे लेक्चर की दे रहा हूँ आपको. इस लेक्चर में हमने वर्ड्स को समझा. रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं. रिजर्व वर्ड्स को हम की वर्ड्स भी कहते हैं. ये एक्शनेबल वर्ड्स होते हैं. इसमें रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं देखें इस स्लाइड पर. इस स्लाइड पर ये इंक्लूड रिजर्व वर्ड है, मेन रिजर्व वर्ड है, इंट रिजर्व वर्ड है, सी आउट रिजर्व वर्ड है, रिटर्न्स रिजर्व वर्ड है. ये क्या है? ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. और ज़ीरो क्या है? ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है. और बाकी आईओ स्ट्रीम भी रिजर्व वर्ड है, नेम स्पेस भी रिजर्व वर्ड है, एसटीडी भी रिजर्व वर्ड है. ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता. अच्छा, ये भी बता चुके हैं हम कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसमें मैं जो चीज़ स्मॉल में बताई गई है वो स्मॉल में लिखूंगा. सिर्फ ये मेरे इख्तियार में है स्ट्रिंग. ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी मर्जी है, मैं छोटा लिखूँ बड़ा लिखूँ जैसा लिखूँ ये मेरी मर्जी है. लेकिन ये रिजर्व वर्ड जैसे बताए गए, सी आउट को अगर मैंने कैपिटल सी बड़ा कर दिया ये तो एरर आ जाएगा. रिटर्न का मैंने ई बड़ा कर दिया तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये. अब आप कोई क्वेश्चन आंसर है तो कर लें इस पूरी प्रेजेंटेशन से. इसमें हमने ऑपरेटर्स को सीखा है, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ को सीखा है, ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को सीखा है, वेरिएबल बनाने के जो रूल्स हैं वो हमने सीखे हैं,
ट्रुथ टेबल क्या होते हैं ये बताया है आपको, ऑपरेटर की टाइप्स क्या होती हैं ये इसमें हमने एक्सप्लेन किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखें, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, इस लेक्चर के बगैर। तो इसलिए इस लेक्चर को आप थॉरली कवर करें, और अपने क्वेश्चंस अगर हैं, क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इनको आप पहले रिमूव कर लें। जी, सवाल जवाब का सेशन है। सर ऐसे एक्टिविटी का जो आपने बताया सर उसको दोबारा रिवाइज कर दें। मैं आपकी आवाज़ बहुत कम सुन पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्पीक करेंगे लाउडली? जी, दोबारा से बोल दीजिएगा क्वेश्चन। सर एसोसिएटिविटी जो आपने बताया सर ठीक है, दोबारा रिवाइज कर दें। देखिए, एक है प्रेसिडेंस, एक है एसोसिएटिविटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर 3 काम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 3 काम मैं कौन से बता रहा हूँ ये पहले समझें आप, उससे मैं दोनों चीज़ें साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अभी हमने ये कहा है टू प्लस 3 इंटू 9, ठीक है। तो एक है प्लस, एक है मल्टीप्लाई। अच्छा, एसोसिएटिविटी तो ये कहती है कि ज़्यादातर में हमने कहा था एसोसिएटिव है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करूँ ना, और मैं प्रेसिडेंस को भूल जाऊं, प्रेसिडेंस, तो देखें एरर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगा? एसोसिएटिविटी तो ये कहती है लेफ्ट टू राइट, कि आप लेफ्ट से चलें और कामों को मुकम्मल करें, राइट तक जाते जाएं। तो पहले काम आ रहा है प्लस 5 हो गया, फिर काम आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 = 45। लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें मुझे प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ सेम टाइप के 2 काम आपको दिए जाएं और दोनों की प्रेसिडेंस बराबर हो, तो फिर वहाँ एसोसिएटिविटी एक्ट करती है। जैसे मैं अगर ये लिख देता 2 × 5 / 9, तो अब 2 काम दिए, एक तो डिवाइड करने को दिया, एक मल्टीप्लाई करने को दिया। इन दोनों में से आप पहले किसे करोगे? तो प्रेसिडेंस के लिहाज से तो दोनों बराबर हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले कौन सा करोगे? तो एसोसिएटिविटी आपसे ये कहती है कि बस लेफ्ट टू राइट जाते जाओ, जो पहले आ जाए वो कर लो। तो पहले इंटू आ रहा है तो पहले इंटू कर लो, और फिर जो इंटू के बाद आंसर आ जाए उसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चाहे मैं ये भी कर सकता हूँ 5 / 9 कर लूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है, यानी वो करेगा कैसे इसको? वो एसोसिएटिविटी ये है। तो एसोसिएटिविटी लेकिन वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे काम करने का जो प्रेसिडेंस है ना वो इक्वल हो। अगर काम करने का प्रेसिडेंस ये अनइक्वल है, जैसे मैं नमाज और वो वाली मिसाल दे रहा था आपको, तो उसमें फिर एसोसिएटिविटी आती है। ये सही है। अब मैं एक और एग्जांपल, उसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूँ जो अभी मैंने दी थी। 4 काम बताए थे अभी मैंने, वो 4 काम दोबारा लिख रहा हूँ, उससे एसोसिएटिविटी फिर समझा दूंगा आपको। 4 काम मैंने बताए थे। एक काम बता दिया था वजू करना, एक कहा था मैं नमाज पढ़ना, फिर एक कहने कह दिया था दुआ मांगना, और फिर एक कह दिया मैंने तस्बीह पढ़ना। सही। अच्छा, अब वजू और नमाज में तो प्रेसिडेंस एक्ट करेगी। क्या प्रेसिडेंस एक्ट करेगी? पहले वजू लाजमी, बाद में नमाज, ये तो प्रेसिडेंस है। और फिर ये दोनों चीजें उसके भी बाद। लेकिन अब दुआ और तस्बीह में ठीक है कि लिखा हुआ पहले दुआ मांग लो बाद में तस्बीह कर लो, लेकिन प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस है तस्बीह पढ़ो फिर दुआ मांग लो, ये प्रेसिडेंस है। लेकिन अगर मैंने पहले दुआ मांग ली बाद में तस्बीह पढ़ ली तो कोई एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सुन्नतें हैं दोनों।
दोनों ना करूं तब भी कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन ये दोनों जो है ना इनकी प्रायोरिटी तो हाई है, और इन दोनों में भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी नहीं, प्रेसिडेंस ज्यादा है, और इसकी प्रेसिडेंस इससे कम है। तो ये पहले करना जरूरी है, ये बाद में करना जरूरी है, और इन दोनों की प्रेसिडेंस इन दोनों के बाद है, तो ये 3 नंबर के काम है, थर्ड लेवल पे करूंगा, लेकिन इनकी प्रेसिडेंस बराबर है, तो मैं चाहूं पहले ये कर लूं बाद में ये कर लूं, मैं चाहूं पहले ये कर लूं बाद में ये कर लूं। ये एसोसिएटिविटी है कि आप पहले किसे करेंगे अब इनमें से। तो हमने रूल ये बना लिया लेफ्ट टू राइट, अगर बुक में लिखा हुआ है पहले तस्बीह पढ़ो और बाद में दुआ मांगो, तो तुम पहले तस्बीह पढ़ो बाद में दुआ मांगो, ये एसोसिएटिविटी है। लेकिन इसमें अगर मैंने पहले दुआ मांग के बाद में तस्बीह कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये? देखो अगर मैंने लिखा है 4/2 × 3, और अगर मैंने लिख दिया 4 × 3 ÷ 2, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 6 आएगा ना। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, 4 ÷ 2 तुमने पहले कर दिया तो 2 आंसर आ गया, और 2 को जब तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर आ गया। तो ये एसोसिएटिविटी है, इसमें प्रेसिडेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों की काम बराबर हैं। ये इनटू पहले कर लो या स्लैश पहले कर लो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये एसोसिएटिविटी है। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है, जब लेफ्ट टू राइट को तो कोई फार्मूला तो बनाना था ना कि भाई कैसे करेंगे, तो वो फिर लेफ्ट टू राइट का फार्मूला बन गया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वो लेफ्ट टू राइट ही चल रहा होता है कि पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं और फिर राइट की तरफ आगे जाते चले आते हैं। ये सही है? समझ में आ गया आपको? भाई जो भी पूछ रही थी, मुझे नाम याद नहीं है कौन पूछ रही थी। अच्छा, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि आपने बताया था जैसे प्रोग्राम में अगर डबल स्लैश करके लिखेंगे तो वो कमेंट आएगा, उसको कंपाइलर बिल्कुल इग्नोर करेगा, तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? मतलब उसको हर प्रोग्राम में कमेंट करना कोई जरूरी है? मैं बताता हूँ उसकी जरूरत। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट है एक पेज पे, एक और डॉक्यूमेंट है वो एक और पेज पे है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। अच्छा, बज़ाहिर देखने में जब मैं प्रिंट निकालता हूँ ना, ये 5 बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं। अब मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए था कि मैं देखते ही पहचान लूँ ये कौन सा है। तो मैंने एक तरीका डिफाइन किया, मैं इसके ऊपर लिख दूं कि भाई ये तो बिल है मेरा, और ये जो है ये मेरा स्कूल फी है बच्चों की, और ये जो है जनाब ये बैंक स्टेटमेंट है मेरा, और ये क्या है, ये मैंने आज के दिन के जो काम करने हैं टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट है। अगर ये मैं इसके टॉप पे लिख लूंगा तो इससे कोई ये फर्क पड़ेगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या काम लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ है? वो तो मुझे असल में वो तो ये जो ऊपर लिखे हुए लफ्ज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, जिससे मुझे इस डॉक्यूमेंट को पहचानने में आसानी करेंगे। ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा अंदर, बगैर पढ़े इसको, अंदर की चीज़ को पढ़े बगैर बस मैं ये देख के पहचान लूंगा कि इसमें क्या होगा। ये कमेंट का वो है। जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर मेरा एक प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम है, अब इसको मैं एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 4 प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम जो है वो बना हुआ है इस काम के लिए कि मुझे एक टेबल प्रिंट करके देता है, 5 का टेबल या 6 का टेबल, ये तो मैं स्लैश करके लिख दिया टेबल। एक प्रोग्राम जो है वो परसेंटेज मार्कशीट क्रिएट करके देता है मुझे, तो मैं स्लैश में लिख दिया मार्कशीट क्रिएशन। एक और प्रोग्राम जो है ये डिटेल से मैंने लिख दिया, ये मैंने कब बनाया था, ये प्रोग्राम मैंने बनाया था जी आज की तारीख पर, क्यों बनाया था, ये मैं बहुत ही सोच रहा था कि ये चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये मैं पूरी थ्योरी लिखनी शुरू कर दी यहाँ पे। इससे कोई ताल्लुक इस प्रोग्राम का नहीं है, लेकिन जब मैं बाद में इस फाइल को कभी खोलूँगा 5 साल बाद, तो मुझे ये चीज़ें पढ़ के याद आ जाएगा कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया था। तो इससे इसके आउटपुट पे इससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरी अपने रेफरेंस के लिए है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, तो एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है इसकी।
तो मैं टाइटल पे बीच में भी ले जा सकता हूँ, कमेंट्स को बीच में भी ले जा सकता हूँ, कमेंट को शुरू में भी रख सकता हूँ, बीच में भी ले जा सकता हूँ। समझ में आ गया पॉइंट आपको? तो कमेंट्स लाइन होती है, लेकिन कमेंट लाइन से हमारे पास वो जब फाइल सेव होती है तो कमेंट लाइन शुरू में लिखी होती है। जब हम उन कमेंट लाइन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है असल में, वो चीज 2 लाइनें पढ़ के हमें पूरी समझ में आ जाती है। तो कमेंट लाइन की जरूरत एक तो हमें खुद है जब हम बाद में खोलते हैं, लेकिन कमेंट लाइन की जरूरत है मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम बनाया टेबल का, ठीक है, और टेबल का प्रोग्राम बना के आपने एक और स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट नंबर 2 को। स्टूडेंट नंबर 2 को टेबल का प्रोग्राम अब पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया कि भाई टेबल लिखा हुआ है तो आप वो खुद ही समझ जाएंगे ये कोई टेबल बनाने का प्रोग्राम है, वहां से वो आ जाएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, और कोई सवाल जनाब? नो क्वेश्चन? कैन आई स्टॉप द मीटिंग नाउ? जी, स्टॉप करने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं, सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या करूँ मैं फिर? सर जी सर आपने बिट वाइज ऑपरेटर बताया था, क्या बताया था? लाइट चले गई, बिट वाइज ऑपरेटर अभी नहीं समझाया, वो अगली क्लास में समझाएंगे। अगली नहीं, अभी वो आगे जाएगा। अभी अगली क्लास में तो मैंने एजेंडा बता दिया है कि कंपाइलर और एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस में शेयर कर दूंगा, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं आते हैं। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि ये अपने बाकी पार्टिसिपेंट जो दूसरे सेक्शंस के हैं, ये लेक्चर्स आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि किसी को फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, वैसे तो सभी पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। सर कोई बुक रिकमेंड कर दें। ठीक है ना, बुक तो बेटा उसमें मैंने लगाई हुई है, रिकमेंड तो नहीं करूँगा बुक तो मैंने कोर्स वेबसाइट पे सबसे, और वो आप उसकी PDF डाउनलोड कर, और ये प्रेजेंटेशन आपने बनाया हुआ है फाइल इसकी है, क्या कह रहे हैं?